प्यारे विद्यार्थियों, उस दिन हम आपको नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विषय में कुछ बता रहे थे। आशा है कि आपने उसको सुना होगा और उसको अपने आत्मसात किया होगा। यह लॉकडाउन का पीरियड हम सभी को एक नई परिस्थिति में रहने के लिए शिक्षा दे रहा है। कैसे हम अपने आप को पहचानें। मैंने हमेशा आपको कक्षा में कहा है कि सब कुछ तो आप सीख जाएंगे, लेकिन जब तक आप बेहतर नागरिक नहीं बनेंगे, जब तक आप उन सुविधाओं का लाभ उठाने के योग्य नहीं बनेंगे, तब तक चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो एक बेहतर नागरिक यदि आप बन गए तो आप आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करने में या आने वाले अपने जीवन को एक नया शेप प्रदान करने में समर्थ रहेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि उत्तर मतलब विकसित देशों के, और उत्तर और दक्षिण मतलब विकसित और विकासशील देशों के। तो जाहिर है, जैसा बात से लग रहा है, उत्तर मतलब संपन्न देशों के बीच की जो वार्ताएं होंगी वो नो डाउट इस प्रकार से होंगी कि किस प्रकार से वैश्विक व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाने के लिए विकसित देशों को प्रयास करना चाहिए। जबकि जब कभी भी उत्तर और दक्षिण के बीच संवाद होगा तो अपनी अपनी तरफ खींचने जैसा होगा। जैसे एक रस्सी हो और रस्सी को कुछ शक्तिशाली लोग एक तरफ हो गए हों और कुछ कमज़ोर लोग एक तरफ हो गए हों और वो पकड़ के खींच रहे हों, और बीच में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता हो। तो बैलेंस तभी बन सकता है यदि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, इनकी परस्पर अंतर्निर्भरता सिद्ध हो जाए, क्योंकि इसके बिना एक दूसरे के साथ वार्ता करना भी बेकार है। और साथ में जो विकासशील देश हैं या आर्थिक रूप से सामान्य, ये नहीं कह सकते कि एकदम कमज़ोर, आर्थिक रूप से सामान्य हैं या किसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, चाहे वो जनसंख्या की वजह से हो, चाहे वो युद्ध की वजह से हो, चाहे उनके आंतरिक नीतियों की वजह से हो। तो ऐसे में अगर आर्थिक स्थिति उनकी खराब है तो वो आपस में जब भी बातें करेंगे तो इस विषय की बातें करेंगे कि कैसे परस्पर अपने उस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। जबकि समय ऐसा है जहाँ पर विकसित और संपन्न देश या आर्थिक रूप से समृद्ध देश टक्कर में हैं। तो इसके लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद को बिल्कुल हम नहीं भूल सकते। उत्तर दक्षिण संवाद के लिए संपूर्ण वैश्विक समुदाय का दबाव था, क्योंकि जो विकसित देशों ने अपनी आर्थिक नीतियां बनाई तो संख्या की दृष्टि से विकसित देश बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन पूरे विश्व पर उनकी नीतियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐसे में पूरे विश्व समुदाय ने यह दबाव बनाना शुरू किया कि परस्पर वार्ता हो। विकसित और विकासशील देशों के बीच में वार्ताएं आवश्यक हैं, और ऐसे में पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक संबंधों का निर्धारण लोकतांत्रिक आदर्शों पर होना चाहिए, ऐसा विश्व समुदाय का दबाव था। तो इसका वस्तुतः न्याय की कमी थी, अपनी साइड खींचने वाली रस्सी बढ़ गई थी। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1974 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की घोषणा की, और उसके बाद से लेकर के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकसित देश और विकासशील देश विश्व की आर्थिक व्यवस्था के ढांचे में अपने अपने अनुसार संशोधन की मांग करते रहे। और विकासशील देशों की मांग को देखते हुए विकसित देशों ने यह महसूस किया कि बहुत दिन तक इसको टाला नहीं जा सकता, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, और ये आवश्यक है कि यदि विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में गिरावट होती रहेगी तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट विकसित देशों पर भी होगा। ऐसे में कुछ मुद्दों को पकड़ा गया धनी और निर्धन देशों के बीच विचार विमर्श के लिए, और संतोषजनक ढंग से उसके समाधान के लिए
संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंकटाड और गुटनिरपेक्ष आंदोलन और ब्रांट आयोग, इन सभी ने यह प्रयास किया कि धनी और निर्धन देशों के बीच विचार विमर्श हो। और जो ब्रांट आयोग था वो पश्चिम जर्मनी के चांसलर विली ब्रांट की अध्यक्षता में था, और जिसमें कुछ और सदस्यों ने भी भाग लिया। और कुछ ऐसी सिफारिशें भी आईं, जैसे जॉन लिंडबर्गन की नोबेल प्राइज़ विजेता थे, इनकी जैसा सिफारिश भी आई कि इनके बीच जल्दी से जल्दी विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद स्थापित होना ही चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को लागू किया जा सके। ऐसे में कुछ उत्तर दक्षिण संवाद के लिए किए प्रयासों में 1975 से 77 तक पेरिस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत बार बार यह कोशिश की गई कि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाए। साफ साफ ये बताने का प्रयास था। पेरिस शांति सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन एक बार आपको याद होगा 1918-19 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी हुआ था। और इस पेरिस सम्मेलन में या आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन में ब्रिटेन के अमेरिका के विदेश सचिव डॉक्टर हेनरी किसिंजर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने यह विचार रखा, या उनका यह विचार था कि विकासशील देश जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, इनकी प्रेजेंस को माना जाए। और लगभग 18 महीने तक चले इस सम्मेलन में 1977 जून में सम्मेलन समाप्त हो गया था, जिसमें कुछ सहायता या कुछ रियायतें उत्तर के देशों द्वारा प्राप्त हुई, लेकिन उन निर्यातक देशों द्वारा, जो तेल निर्यातक देश थे, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और ये सम्मेलन एकदम बेकार हो गया, यानी अर्थ शून्य हो गया। ऐसे ही 1977 में जो ब्रांट आयोग आया, ब्रांट आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों की पारस्परिक निर्भरता आवश्यक है। उन्होंने 7 प्रमुख मुद्दों पर सुझाव दिया, जिनमें पहला वस्तु व्यापार, दूसरा विकासशील देशों के लिए विदेशी ऋण, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार, साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बहुराष्ट्रीय निगम, समुद्री कानून तथा बहुउद्देशीय व्यापार। इन्होंने 7 मुद्दे दिए जिस पर परस्पर उत्तर दक्षिण संवाद किया जा सकता है। ऐसे ही 1981 में तीसरा प्रयास हुआ कानकुन सम्मेलन का। कानकुन मैक्सिको में स्थित एक शहर है, जहाँ पर लगभग भारत सहित 22 देशों ने उत्तर दक्षिण संवाद में भाग लिया 1981 अक्टूबर 1981 में। और इसका उद्देश्य ही अमीर और गरीब देशों के मसलों पर या मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए वातावरण बनाना था। इस परिस्थिति में विभिन्न प्रस्ताव, जो विकासशील देशों का जो प्रस्ताव था वह था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया जाए, और जैसे परिस्थितियां बदली हैं तो बदली परिस्थितियों में वह अपनी भूमिका दूसरे तरीके से निर्वाह करे। ऐसे में उत्तर ने इन प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया और प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि जो कुछ भी इस ढांचे में संशोधन है या परिवर्तन है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय से हो। और आपको एक बात पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का भी प्रस्ताव है। यदि कोई ऐसी शर्त विकसित देशों के प्रति होती है जिससे उन्हें तकलीफ होगी, तो एक भी देश के पास यदि ऐसी शर्त होगी तो वह अपनी बहाल वापस ले लेगा और उसकी स्थापना नहीं हो पाएगी, या वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा वीटो प्रस्ताव के तहत। और इस सम्मेलन में कानकुन सम्मेलन में भारत ने एक 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। हाँ, ये और बात है कि उत्तर के देशों ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके अंतर्गत आयात निर्यात के बारे में और साथ ही मूल्यों को स्थिर करने के लिए, जिंसों के भावों को स्थिर करने के लिए एक साझा कोष बनाने के विषय में था।
साथ ही विकासशील देशों में निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति को कम करने के विषय में, रेशे संबंधी समझौते के नवीकरण के संबंध में, साथ ही विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों की समीक्षा के विषय में और जो प्रतिबंध लगाए गए उन्हें समय पर समाप्त किया जाए, क्रमशः धीरे धीरे समाप्त किया जाए, ऐसे 5 प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए। कोई घोषणा इस सम्मेलन में नहीं की गई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए और बाद में फिर कोई सहमति भी नहीं हो पाई नए सम्मेलन के लिए। और ऐसे में विकासशील देश ऐसा चाहते थे कि लगातार ये सम्मेलन चलते रहे जिससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकल जाए। 1982 में होने वाले या प्रायोजित होने वाले सम्मेलन को लेकर के विकसित देशों ने विरोध किया, लेकिन एक चीज़ तो इसकी रही, एक बड़ी ही ख़ास बात ये रही कि मैक्सिको में शुरू हुआ यह सम्मेलन किसी तरह आयोजित हो गया, लेकिन अमेरिका का जो रवैया था, अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन का जो रवैया था, वह बिल्कुल ही ठीक नहीं था। इसके बावजूद प्रयास जारी रहे। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में एक सम्मेलन बुलाया अंकटाड के तत्वावधान में न्यूयॉर्क में, और यह भी प्रयास असफल रहे क्योंकि ग्रुप 7 और अमेरिका की हठधर्मिता के चक्कर में कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। ऐसे ही 1986 से 93 तक गैट वार्ता हुई और विश्व व्यापार संगठन का भी सम्मेलन हुआ, और 1948 में गैट की स्थापना से लेकर 1986 तक लगभग 8 बहुपक्षीय व्यापारिक सम्मेलन हो चुके हैं। लेकिन उरुग्वे दौर के लिए 4 वर्षों की अवधि निर्धारित थी और गैट को अपना निष्कर्ष 1990 दिसंबर तक दे देना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापक समझौतों पर न आम सहमति बन सकी और न ही किसी परिणाम पर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मामला आगे बढ़ सका। और आर्थर डंकेल, ये बात आपको याद रखनी होगी कि इन्होंने अपने प्रस्ताव रखे कि भाई गैट का अब आगामी स्वरूप क्या होगा, और जो लगातार ये समय सीमा विकासशील देशों द्वारा बढ़ाई जा रही थी। लगातार यह इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि कोई न कोई निष्कर्ष निकल जाए, लेकिन सिर्फ व्यापार तक ही इसका सीमित नहीं था प्रस्ताव, बल्कि बौद्धिक संपदा अधिकार, विदेशी निवेश, उपायों और सेवाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। और लेकिन विकासशील देशों की मांगों पर और आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस नहीं की गई। सिर्फ जब जब विकसित देशों के साथ साथ वार्ताएं हुई तो आर्थर डंकल ने एक ऐसा नियम प्रतिपादित किया जिसमें गैट के माध्यम से विकासशील देशों पर ऐसी नीतियां थोपी जा सकेंगी कि वे अपनी विकासशील नीतियों को प्राप्त करने में समर्थ हो ही न पाएं। तो गैट सम्मेलन में अपने व्यापारिक हितों की ओर विकासशील देशों ने बार बार ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और उनके प्रतिबंधात्मक विकसित देशों के प्रतिबंधात्मक व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बार बार इनके प्रति विकासशील देशों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव होता रहा और औद्योगिक राष्ट्रों के हितों को ही गैट के अंतर्गत घोषित किया गया। या आप कह सकते हैं कि गैट मतलब अमीरों का क्लब, अगर उसको कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व व्यापार संगठन का 15 दिसंबर 93 को लगभग 117 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से गैट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। नए व्यापार एवं शुल्क सामान्य समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और 1995 में यह समझौता लागू भी हुआ और इसी के अंतर्गत एक नए विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किया गया, जो अब नया विश्व व्यापार संगठन अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। इसमें विभिन्न अधिकारिताएं इसकी बढ़ा दी गईं। 28 समझौतों को लागू करने का कार्य इसे प्रदान किया गया और सही अर्थों में यदि कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गार्जियन के तौर पर, के प्रहरी के तौर पर यह स्थापित हुआ, जो सभी देशों की व्यापार व्यवस्था पर निगाह रखता है। 2 वर्ष में इसका सम्मेलन होता है।
और सम्मेलन इसके होते भी रहे, लेकिन साझा घोषणा पत्र कोई जारी नहीं होने के कारण दोहा सम्मेलन में भारत और विकासशील देशों को जरूर कुछ सफलता हाथ लगी, जैसे जन स्वास्थ्य संबंधी औषधियों के उत्पादन में अधिग्रहण प्राप्त हुआ, HIV, एड्स, TB, मलेरिया आदि के लिए औषधियों के उत्पादन के मामले में भी ट्रिप्स एवं पेटेंट संबंधी नियम अब लागू नहीं हो पाएंगे। विभिन्न प्रकार के इस तरीके से कार्य होते रहे और उत्तर दक्षिण संवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा था वो कृषि का था, क्योंकि विकासशील देशों की अधिकांश जनता कृषि से जुड़ी हुई है। और यह संपूर्ण मामला बड़ा ही संवेदनशील है, क्योंकि अमेरिका यूरोप के किसानों को बड़े पैमाने पर विभिन्न रूपों में सहायता देता है। तो यह माना गया कि यह सहायता दक्षिण के पिछड़े गरीबों की होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण के विकासशील देशों को अगर आप अलग करते हैं और गरीब पिछड़े देशों को और मध्यम दर्जे के देशों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करते हैं, तो ऐसे में जो आपकी विकसित देशों की ये कोशिशें हैं, इनका प्रतिरोध अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उत्तर दक्षिण वार्ताक्रम में पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 एवं 1997 में चला, जिसमें कुछ 6 ऐसे मुद्दे उभर कर के सामने आए जिन पर उत्तर दक्षिण देशों में आज भी मतभेद है। चाहे वो, ये आपको भी पता है कि उत्तर के देशों ने अपना विकास जब किया तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उन्होंने पर्याप्त किया, और जब उनकी आकंठ तृप्ति हो गई तो उनका उद्देश्य यह हो गया कि विकासशील देश उनको झेलें। भाई, पृथ्वी एक है, आकाश एक है, प्राकृतिक संसाधन एक हैं। पृथ्वी का संतुलन बनाने और बिगाड़ने में संपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों को एक साथ आना चाहिए। ऐसे में ग्रीन हाउस उत्सर्जन, गैस उत्सर्जन, वन जनसंख्या, तकनीकी हस्तांतरण, पैसा और पर्यावरणीय ह्रास, इन सब को इसमें शामिल किया गया। और जो रियो सम्मेलन में अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया, 170 देशों ने भाग लिया और हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया, जिसमें एजेंडा 21 आगामी शताब्दी के विकास और पर्यावरण सुधार चेतना हेतु रियो घोषणा पत्र और विश्व के वनों के संरक्षण संबंधी योजना लागू हुई। इसके साथ ही रियो सम्मेलन में दक्षिण के गरीब देशों की चेतना मुखर हुई, जब इन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने विकासशील राष्ट्रों को पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए $1 अरब की सहायता उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन इससे विकासशील देशों का कुछ नहीं होने वाला था। साथ ही कुछ संधियां भी आयोजित की गई, सबके लिए बाध्यकारी बनाई जाएं, ऐसा प्रयास किया गया। अगला प्रयास समूह 8 की एवियन में बैठक का था। जून 2003 में फ्रांस में इस बैठक का आयोजन हुआ। उत्तर दक्षिण संवाद का एक महत्वपूर्ण समूह इकट्ठा हुआ उसमें, जिसमें G8 भी शामिल हुआ और प्रमुख लगभग भारत सहित 1 दर्जन विकासशील देशों को बुला करके इन्होंने सम्मेलन को उत्तर दक्षिण सम्मेलन में कन्वर्ट कर दिया। और इसमें इस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि इस बार एक मंच पर आने से लगता है कि विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन खड़ा हो गया है। और उन्होंने शुल्क और गैर शुल्क अवरोधों को हटाने की भी बात कही, क्योंकि यदि विकासशील देशों के निर्यात को संरक्षण निर्यात देने की बात हो या बढ़ावा देने की बात हो, तो ऐसे में उसे जो शुल्कों का सामना करना पड़ता था, इसे ख़त्म करना आवश्यक था। और उत्तर और दक्षिण की खाई को पाटने में समूह 8 की पहल भी बहुत ही सराहनीय रही। साथ ही समूह 8 के देशों का शिखर सम्मेलन 15-17 जुलाई 2006 में हुआ। इसने भी भारत के साथ परमाणु क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच निर्णायक सहमति पर पहुंचने के लिए भी इन्होंने अपनी इच्छा जताई।
G8 का जो शिखर सम्मेलन होता रहा, उस सम्मेलन में भारत को भी बुलाया जाता रहा, विकासशील देशों के कुछ महत्वपूर्ण देशों को भी बुलाया जाता रहा, और इसमें बार बार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विकासशील देशों को भी कुछ सहायता प्रदान करने की बातें की जाती रहीं। लेकिन नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना या उसकी समृद्धि तभी हो सकती थी यदि विकासशील देशों को भी अपनी पूरी से या उनकी अपनी से का पूरा महत्व होता। साथ में जो G20 के देश थे, G20 ग्रुप 20 का गठन सितंबर 1999 में किया गया था, और इसके अंतर्गत कुछ वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो विश्व की वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाहिर है इसमें ग्रुप 8 के सभी देश होंगे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, कनाडा, जर्मनी और रूस। इसके अतिरिक्त इसमें भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ को सम्मिलित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान इसका गठन किया गया था, और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुगम बनाना, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक सुधार लाना एवं विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का कुशल प्रबंधन करना था। यह ग्रुप समूह सफल रहा, क्योंकि ग्रुप समूह की जब बैठकें हुई, चाहे वो 11-12 नवंबर 2010 में सियोल में इसका शिखर सम्मेलन हो, चाहे बाद में आए 3-4 नवंबर 2011 में इसका शिखर सम्मेलन हो, इन सभी में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के साथ साथ कुछ ऐसी नीतियां बनाने की बार बार बात की गई जिससे थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थोड़ी ओपन हो, क्योंकि इसका ओपन होना, खुला होना बहुत ज़रूरी था वैश्विक सद्भाव के लिए, वैश्विक आर्थिक सद्भाव के लिए। उत्तर दक्षिण संवाद 2012 तक ही नहीं है, 2012 से लेकर के 2020 तक लगातार भारत सहित ब्रिक्स के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से विकासशील देशों का लगातार यह प्रयास रहा कि कैसे विकसित देशों के बीच में अपनी पैठ स्थापित की जाए, कैसे विकसित देशों के लिए हम काम के बन जाएं, चाहे बाजार के कारण बन जाएं, चाहे अपने उत्पादन के कारण बन जाएं, चाहे योगा के कारण बन जाएं, चाहे इंडिजिनस चीज़ों के कारण बन जाएं, और अभी तो एक बात बताएं, कोरोना पीरियड में चाहे हम दवाई के कारण बन जाएं। हम किसी भी प्रकार से विकसित देशों के लिए काम के कैसे बने, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत सहित विभिन्न देशों के सामने था, है भी। विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए भारत ने यह लगातार प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उस मोड़ तक पहुँचे जहाँ पर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन सब से किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मंचों पर इनका एकाधिकार रहने के बावजूद इनके लिए कैसे बहुत महत्वपूर्ण बन जाया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर दक्षिण संवाद के संदर्भ में विभिन्न जो डेवलपमेंट्स हुए, उनसे एक बात तो स्पष्ट है कि विश्व शांति, सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए यह संवाद